हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे सॉलिड्स के डिफेक्ट्स हमने पढ़े थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? तो 2 टाइप्स से कैटेगराइज करा हुआ है सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो मेटल्स की उन प्रॉपर्टीज़ को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बोल देते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्शन की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के फिर बेसिस पे जो सॉलिड्स हैं उनको 3 टाइप से क्लासिफाई करा गया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये हमें पहले भी पता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास होने दे। ठीक है, द सॉलिड्स विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फिर इंसुलेटर्स क्या हो जाते हैं? इंसुलेटर हो जाते हैं द सॉलिड्स विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दे, वो इंसुलेटर हो जाते हैं, जैसे वुड, रबर, ये सारी चीज़ें। सेमीकंडक्टर्स वो सॉलिड हो जाते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, तो उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, और जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर कौन से कंडक्टर्स होते हैं? देखो, कंडक्टर्स होते क्या हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने दे खुद के अंदर से। तो मेटेलिक कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देगा और इलेक्ट्रोलिटिक भी, क्योंकि दोनों कंडक्टर है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि मेटेलिक कंडक्टर तो हम उन सब्सटेंसेस को या उन कंडक्टर्स को बोलते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, कि उन कंडक्टर्स के अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता, बिना केमिकल चेंज हुए वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, तो उन कंडक्टर्स को तो हम बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर उन कंडक्टर्स को बोलेंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज, जिनके अंदर केमिकल चेंज हो और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने दे। ठीक है, केमिकल चेंज से क्या मतलब है कि देखो, मेटेलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता, मतलब वो जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा और फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कैसे? तो देखो, जैसे मेटेलिक कंडक्टर में जैसे कोई भी हमारा मेटल हो गया, जैसे कॉपर, सिल्वर, ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो कॉपर, सिल्वर वगैरह, इन सबको हम मेटेलिक कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं, यानी इनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता, विदाउट अंडरगोइंग यानी केमिकल चेंज इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और वो किस वजह से होती है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स है ना, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ये मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाले तो होंगे मेटेलिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स केमिकल चेंज में जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे CuSO4 हो गया, ठीक है, NaOH हो गया, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं। ये इनमें इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होती है? क्योंकि इनमें आयंस का मूवमेंट होता है। जैसे कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा? कॉपर के आयंस में और सल्फेट के आयंस में, तो आयंस की मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं कि ये अंडरगोइंग केमिकल चेंज। These are the conductors which conduct electricity by undergoing chemical change, मतलब इनमें केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे ये कॉपर सल्फेट था तो आयंस में ब्रेक हो गया, वो एक केमिकल चेंज हो गया, तो आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। और मेटेलिक कंडक्टर्स ये बिना केमिकल चेंज के अंदर जाए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे हैं एज इट इज वैसे ही। किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। ओके, फिर उसके बाद जो इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है कंडक्टर्स की, वो होती है 10⁴ से 10⁻7 के बीच में। इंसुलेटर्स की 10⁻20 से 10⁻10 के बीच में, और सेमीकंडक्टर्स की 10⁻6 से 10⁴ के बीच में। ठीक है, ये इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है, तो ये ध्यान रखना, 1 नंबर के क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेते हैं ये। उसके बाद देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी तो ठीक है, समझ आ गई, लेकिन कंडक्टिविटी
का टेम्परेचर से क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो देखो कंडक्टर्स क्या दो टाइप के थे, तो मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इनके जो कंडक्टिविटी है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो मेटेलिक कंडक्टर है उसकी कंडक्शन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। तो जैसे ही टेम्परेचर का इफेक्ट हम जब पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का इफेक्ट मेटेलिक कंडक्टर पे क्या पड़ेगा कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। तो इसमें भी देखो कंडक्टिविटी किसकी वजह से है, आयंस की मूवमेंट की वजह से। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज्यादा आयंस के अंदर ब्रेक होंगे, और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतने ज्यादा आयंस का मूवमेंट होगा और उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। और फिर इंसुलेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इंसुलेटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, तो उसका टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने के साथ कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो देखो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर वो मूव कर जाते हैं और उसकी जगह पर एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो होल इलेक्ट्रॉन की जगह पर बना है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होल हो जाता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम वो एक सेमीकंडक्टर है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, जितने ज्यादा होल्स क्रिएट होंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस सेमीकंडक्टर की उतनी ही इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जैसे सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन जर्मेनियम की हम बात कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे आयन से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। जैसे हमने अभी इस टॉपिक से पहले जो डिफेक्ट्स वाला टॉपिक था उसमें इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन पढ़ा था, तो उसमें बताया था बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाता है, उसकी जगह होल बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें कि सेमीकंडक्टर्स में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो उनकी जगह पे जहाँ से वो मूव करेंगे वहाँ पे पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव होल के क्रिएट होने से और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और उतनी ही ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी इसका और डिटेल में सेमीकंडक्टर्स को और डिटेल में इसकी कंडक्शन को पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी ये जस्ट बेसिक था कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और इनकी कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक का नोटबुक्स में राइट कर लेना, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।